क्या अवॉइड किया करो साथ बैठ के क्लास लेना, तफरी का माहौल एक हो जाता है, ठीक है। तुम लोग तो सीरियस अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह, लेकिन फिर भी स्टिल, ठीक है। ये आप दोनों की फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, भले की बात बता रहा हूँ। असल में सीन पता है क्या है, जब इंसान अकेले बैठा होता है ना, लेट्स से, ठीक है, तो अब कबीर की आदत बता रहा हूँ। कबीर जैसे क्लास लेता है, मैंने उसको देखा है ना, फिजिकल क्लास लेते हैं, वो अकेले बैठा हुआ है, सही है। तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ ना, वो हर छोटी से छोटी चीज़ लिखता है, सही है। और इबाद का लेट्स से अगर ये बात तुम्हारे बता देता हूँ कि तुम अगर क्लास लेते हो तो तुम फोकस बहुत ज़्यादा करते हो। अच्छा तुम उसकी लिंकिंग कर रहे हो तो बैक एंड पे, अच्छा इसका सर, इसका मतलब ये, अच्छा ये वहाँ से कनेक्ट हो रही है, अच्छा ये वो बात यही है वो जो आइटा वाले सर ने बताई थी। ऐसा हो सकता है आपकी लिंकिंग होती हो जब आप अकेले बैठ के फिजिकल क्लासेस लेते हो, तो आप दोनों का ये है माशाल्लाह, मैंने आपको नोट ऑब्जर्व किया है, हर बंदे का क्लास लेने का एटीट्यूड होता है। लेकिन जब आप साथ बैठे हुए होगे ना, तो कबीर उस उतनी ज़्यादा नोटिंग नहीं करेगा जितनी नोटिंग वो करता है, और ये बात तुम उतनी ज़्यादा लिंकिंग नहीं करोगे चीज़ों की जितनी तुम करते हो। सर इसका नुकसान क्या होगा बेटा, आप इसका नुकसान ये होगा कि आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपने कुछ इल्म हासिल नहीं किया होगा, सही। अब कबीर तुम ईमान से दिल का हाथ रख के बताओ, क्या ऐसा है, क्या मैंने सही बात कही है या नहीं? जी फाद भाई थोड़ा बहुत ऐसी है, लेकिन आज का सीन थोड़ा अलग था ना। आज होमवर्क करना था, वैसे आगे बढ़ना हम लोग कोई रोज थोड़ी रहता था। हाँ हाँ बेटा, मैं आपको डांट, मैं आपको झाड़ नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ छोटे भाई की तरह, ठीक है। मेरा कोई छोटा भाई होता ना, मैं भी उसको सेम इसी टोन में समझाता, ठीक है। कोई बात नहीं, आज की खैर है, कोई मसला नहीं है, लो क्लास। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में एक बात कर रहा हूँ, जैसे अगर हमारी 2 महीने तक ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, फिजिकल हो जाए, कोविड हल्का हो जाए, तो मैं उस सेंस में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। खैर एनीवेज सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केमिकल इक्विलिब्रियम के केस पे थे आप, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था बेटा आपके पास अब से जो है हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब रिवर्सिबल का कोई सीन नहीं है सर। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन के आ जाते हैं। किसी को कोई मसला इस बात में? ठीक है, नहीं? अच्छा भाई, सर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेटा ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कौन से केमिकल रिएक्शन की? किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट होती है जिसमें अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाती है कंसेंट्रेशन और या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि आपके पास जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आती है? सर इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर हम इसको दूसरा नाम भी एक दे देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सर वाई डायनामिक इक्विलिब्रियम? ठीक है। अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि बल्कि छोड़ो, बाद में समझाऊंगा अभी सीन क्या है। अच्छा ये बात सबको समझ में आती है? ये डेफिनेशन सबको समझ में आती है? इसकी अंग्रेजी की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, मेरे सामने नोट्स हैं। इट इज द स्टेट ऑफ, ये क्या भूल जाएगा, इट इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट when two opposing reactions occur with the same rate but the concentration of reactant and product do not change with time। ये वो स्टेट है कि जो दो अपोजिंग रिएक्शंस, यानी कि सर फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट की जानिब, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट से A प्लस बी की जानिब, दोनों एक ही टाइम पे एक ही रेट के साथ होते हैं, लेकिन इनकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती, ना A से B बढ़ रहा है, ना प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ना रिएक्टेंट बढ़ रहा है। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है। Chemical equilibrium is an example of dynamic equilibrium because at this stage reaction does not stop but move with uniform speed in both direction। अच्छा ये बात है, बस मैं यही बताना चाह रहा था। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये इस वजह से कहलाता है कि बेटा ऐसा नहीं होता कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इस स्टेट पे आके जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आके रुक जाए। अगर रुक गया तो प्रोडक्ट बन गया, आपस की बात है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन तो रुकता ही नहीं है, खलबली मची हुई है इसको, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर रुक गया तो काहे का रिवर्सिबल? फिर तो ये इरिवर्सिबल कहलाएगा कि भाई इसका यही प्रोडक्ट है कि बस ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्चुअली ऐसा होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बावजूद, लेट्स से 5 चीज यहाँ पर और 5 चीजें यहाँ पर, तो ये तो हो गई आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट। बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, कभी 4 यहाँ पर, कभी 6 यहाँ पर, फिर कभी 6 यहाँ पर, कभी 4 यहाँ पर, फिर कभी 5 और 5 यहाँ पर, फिर कभी 4-6 का रेशियो।
इस तरीके से चलता रहता है। बात समझ में आई? इस वजह से हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसका कभी कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं आता। अगर फाइनल प्रोडक्ट आ गया लेट्स से 5:5 तो आप बोलोगे भाई ये 5 इन दोनों का प्रोडक्ट है, सिंपल एज दैट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला सीन होता रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार इसका तो कोई दीन ईमान नहीं है। कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कभी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कभी रिएक्टेंट बढ़ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेटा दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और वो स्टेट जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद बराबर हो जाए, आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इबाद, कबीर, हमजा, युमना, एहसन, क्या ये बात समझ में आती है बेटा? जी सबको समझ में आती है? एकदम रगों में उतर गई ये बात? जी कबीर समझ में आती है बेटा? हमजा अपने आपको म्यूट कर बेटा, बहुत खड़पड़ कर रही है। अच्छा, एक बात कबीर समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है, गुड। अच्छा देखो यार, ऐसा है कि आप लोग बहुत कम बच्चे हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊँ, स्मार्ट वर्क करना सिखाऊँ, ट्रिक बताऊँ कैसे परसेंटेज लेके आनी है। मुझे आज तक लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं, तुम लोग हंसोगे कि कुछ लोग तो कहते हैं कि यार तुमने बहुत ये वो फला ढमका। कुछ लोग जो मेरे साथ उठते बैठते थे ना, जो जिनका जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना आपके साथ उठते बैठते हैं, डेली का साथ उठना बैठना है, तो जो मुझे मेरी रग रग से वाकिफ़ है, मेरी रूटीन से वाकिफ़ है, मैं कितना पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कितना पढ़ाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरी रूटीन उनको पता है। सही है, जैसे मेरे घर वाले हो गए, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त हो गए कुछ बहुत करीबी जो हैं, जो साथ एकदम, वो मुझसे पता है क्या कहते हैं? वो मुझसे कहते हैं कि यार आपस की बात है, तुम कोई इतना खास पढ़ते नहीं हो, ठीक है, मतलब तुम इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो हकीकत बात है, सही है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा लोग मेहनत करने वाले मौजूद हैं, ठीक है। तो कोई कहता है कि तो ही तुम्हारी जो परसेंटेज आई हैं वो तुक्के में आई हैं, जितने भी सालों में आई हैं, भाई तुक्का एक बार लगता है इंसान का, ठीक है। खैर अस्तगफुरुल्लाह, मेरी तो नहीं आई, अल्लाह ताला ने हमको ये तौफीक दी। खैर एनीवेज, तो भाई मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं चौड़ा नहीं होना चाह रहा आपके सामने, मैं आपके बात समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि मैंने ना ऐसे टीचर से पढ़ा जो हमें सिखाते थे स्मार्ट वर्क, कि बेटा ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। अब बोलो सर आप 5-5 दफ़ा लिखने को देते हैं, आप तो हमसे गधों वाली मेहनत करवा रहे हैं। नहीं, देखो गधों वाली मेहनत भी फ़ायदे लेके आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सही है, प्रैक्टिस है वो गधों वाली मेहनत नहीं है। स्मार्ट वर्क पता है क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ग्रिप करो, आप अपनी कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन करो, आप उस एरिया पे काम ज़्यादा करो जहाँ से पेपर में ज़्यादा एग्जामिनर टेस्ट करता है आपको, ठीक है। और वहाँ पे चॉइस जहाँ पर आ जाती है वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क और क्या है सर? स्मार्ट वर्क ये भी है इंटर वाले बच्चे के लिए कि वो अपनी राइटिंग पे काम करे, सही है। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है ना, मैंने उसको कभी पिटते हुए नहीं देखा। 90% ऑफ द केसेस में जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है उनको मैंने कभी पिटते हुए नहीं देखा। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी राइटिंग कचरा है वो अच्छी परसेंटेज लाए, मतलब वो बुरी परसेंटेज लाए, अच्छी भी आ जाती है बुरी भी आ जाती है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं कि जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है वो हमेशा अच्छी परसेंटेज लाए। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है ना, वो हमेशा भले मुनासिब सा भी पढ़ के जाए पेपर में, परसेंटेज उनकी अच्छी ही आ रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग। हालांकि उनसे अच्छे बच्चे भी होते हैं, मेहनत में उनसे ज़्यादा होते हैं, रट्टा उनसे ज़्यादा लगाया होता है, प्रैक्टिस उनसे ज़्यादा की होती है, राइटिंग के बेचारे होते हैं। क्यों? एग्जामिनर में लिख के आते हैं, कचरा करके आते हैं बोर्ड की कॉपी में, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता, वो नंबर ही नहीं देता। तो सर स्मार्ट वर्क इंटर में क्या है बेटा? स्मार्ट वर्क इंटर में ये है कि आप अपने की एरियाज पे काम करें, ठीक है। आप अपनी राइटिंग पे काम करें, आप अपने काम पे काम करें, यानी कि काम साफ हो आपका, सही है, काम प्रेजेंटेबल हो, एग्जामिनर देखे कोई काम गलती ना हो, स्मूथ जा रहा हो काम, ठीक है, स्मूथली आपकी कॉपी जा रही हो, रिएक्शन सिक्वेशन साफ साफ लिखो, दूर दूर लिखो, प्यारा एकदम साफ सुथरा खूबसूरत काम हो आपका, तो आपको ईजिली आप मार्क्स सिक्योर करोगे। सर ये तो बोले सर वही बच्चा ऐसा काम कर पाएगा जिसको पेपर आता होगा। हमें अगर एक दो सवाल बेटा, अगर एक दो सवाल 19-20 होता है तो एंड में अटेम्प्ट करने का ना, जो सवाल नहीं आता उसके मुंह पे पहले पेज पे ढूंढना चिपका के आना है, उसको एंड में रखो जो नहीं आता, सही है। लेट्स से सेक्शन बी के 10 सवाल हैं, 10 अटेम्प्ट करने हैं 16 में से, तुमको 8 आते हैं, आखिर के 2 नहीं आते, आखिर के 2 एंड में लिखो सेक्शन बी के, ऐसा नहीं सेक्शन सी के एंड में अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के सवाल, नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, अपने बेस्ट सवालों को पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। और क्या स्मार्ट वर्क है सर?
न्यूमेरिकल जैसे कि एरियाज पे काम करो। 9th के बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, जो बहुत तेज लिखते हैं ना, बहुत तेज लिखते हैं, तो कहते हैं ना याद करके 3-3 4-4 5-5 दफा लिख के गए हो, तो मेरी तरह वाले बच्चे वो ही सिर्फ अपना पेपर टाइम पे पूरा कर पाते हैं। सोचो अगर 9th के बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर पहले नहीं हो पा रहा वक्त से, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री कैसे करके आओगे तुम पेपर पहले? मैं आपको बता दूं, आप अपने न्यूमेरिकल इतने स्ट्रॉन्ग कर लो, अब तो खैर कंपलसरी हो गया है, पहले ऐसा सीन होता था कि बच्चे की मर्जी, चाहे तो पूरा थ्योरी अटेम्प्ट कर ले, चाहे तो पूरा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर ले। आपके टाइम पे अब थोड़ा बैलेंस पेपर आने लगा, सही है, अब तो खैर एमसीक्यूज वाले सीन्स हैं। आप अपने न्यूमेरिक एरिया पे काम करो। न्यूमेरिक एरिया पे जिस बच्चे ने काम किया वो इंटर में तो परसेंटेज लाएगा ही लाएगा, प्लस ई कैट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि ई कैट में आपकी नंबर क्रंचिंग बहुत ज़्यादा आती है। जो अच्छा याद है, मैंने आप लोगों को सवाल भेजा था ग्रुप पे, उसका आंसर पता चल गया सबको, या कोई ऐसा है जिसको मुश्किल हुई आंसर निकालने में? ऐसा हमजा, ये बात कभी, अच्छा हमजा बताओ उसका क्या आंसर है, आपने सॉल्व किया था हमजा? नहीं, मुझसे हुआ ही नहीं सॉल्व। तो हुआ ही नहीं सॉल्व, ये बात कभी, तुम लोग बताओ क्या आंसर है तुम्हारे? 25 या 1 ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा भाई देखो, उस सिचुएशन में उसका वैसे जो मेरे हिसाब, हाँ तुम्हारे हिसाब से बताओ। दोनों ही हो सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, यही तो मेरे मसला है, यही तो, देख 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 देख, देख मैं समझाता हूँ, तुम मुझे बताओ चीता बच्चा कौन वन है? होगा, वन। हाँ नहीं मैं तुझे, बदमाश। हाँ बदमाश, अबे सबर तो कर ले यार, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। चीता बच्चा कौन है? वो जो सवाल को सॉल्व कर दे, या वो जो सवाल को तो सॉल्व करे प्लस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर दे कि यार अगर ये होता तो यहाँ पर ये होता। आप मुझे बताओ कौन है चीता? हैं? तो चैलेंज करे, तो चैलेंज करे ना यार, सवाल में ये बंडे, सवाल को ये करो तो ये हो जाएगा, ठीक है, सवाल में थोड़ी सी चेंजेस करो तो ये चीज निकल के आ जाएगी, ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा ये बात आपने। अब एक सेकंड, हम वो सवाल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जरा हो जा जी बस ना। अच्छा भाई क्या सीन था, कितने खाने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हो गए, बेहतरीन। अच्छा भाई 3 4 क्वेश्चन मार्क 10 15 20 5 2, और यहाँ पे था 5, ऐसा ही है सवाल, यही सवाल था सर। आपने सवाल को सॉल्व किया, आपने बोला जानी 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, सही है। तो अब सीन क्या है, अगर आप नोट करो तो ये सवाल कुछ ऐसे चल रहा है, 4 3 2, अगला नंबर यहाँ पे किसका आता है? वन। 1 का आता है, ठीक है सर, लेकिन 1 नहीं है। अच्छा भाई यहाँ पे एक और तरीका भी है सर, यहाँ पे आप ऐसा, इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि सर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे देखो बेसिकली जो तुम लोग जो बात कह रहे हो, पहले तुम लोग के जरा मैं आंसर को वो कर लूँ, वरना तुम लोग की बात में हटेगी। इसके आंसर 1 और 25, ये इसका 70% सही आंसर है। इसका 100% इस सिचुएशन में आंसर 1 एकदम 100% ठीक है, ठीक है। और व्हाट इफ अगर मैं 5 को यहाँ ला दूं तो फिर इसका आंसर क्या होगा? मुझे कौन बच्चा बात बताएगा? ठीक है, तो हम तो इस एस्पेक्ट से सवाल को लेके चल लें, ठीक है। तो बेटा अगर आप एक चीज नोट करो कि हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 4 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया, ठीक है, 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया, 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। इसका मतलब सर ये है कि हमारे पास आंसर्स यूं चल रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन की साइकिल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई हुआ, और ये हमारे पास 5 जो है दैट एग्जैक्टली एन आंसर, ये आपके पास एक आंसर है। अब किसका आंसर है? किस चीज को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास आंसर 5 आ जाए? सर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है सबको?
हैं? आ गई आ गई बात। लेकिन इसमें पता है एक टेढ़ी बात क्या है? इसमें एक टेढ़ी बात ये है, क्या है? बताता हूँ क्या बात है टेढ़ी। फोर थ्री टू। अच्छा भाई, आप मुझे एक बात बताओ, सवाल की सीक्वेंस क्या थी? 4 3 2 1। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 1। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 ले आए और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, हमजा एहसन बताओ इसका क्या आंसर होगा? 2 5 10, 3 5 15, 4 5 20, 1 5 5 5 आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन चेंज करें तो हमारे पास आंसर 5 भी आ रहा है। अच्छा भाई, एक और बात सर, अगर व्हाट इफ हम इसको चेंज ही ना करें, इरेजर का है, तीसरी सिचुएशन ये ऐसा हो जाए सर, यहाँ पे 5। ठीक है, चलो ये वाला केस तो इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो सर 5 5 25 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो है, अल्लाह आपका भला करे, मैं तो ये वाला केस तो समझा दिया ना, पहला वाला यहाँ पे 1 आएगा ना, ये चीज़ तो समझा दी है। ठीक है, तो इन एनी ऑफ द केस खैर आपके पास 25 सही आंसर नहीं था, इसका आंसर आपके पास 1 सही था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था, वो चीज़ मैं बता दूँ कि कभी भी जो है ना, क्वेश्चन देख के सिंपल आंसर मत किया करो। इसी तरीके के कभी भी पजल क्वेश्चंस का, इबाद कबीर, हमजा एहसन, यमुना, सब बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनो। कभी भी पजल जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न देखा करो कि वो क्वेश्चन किस पैटर्न से तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तुम लोग आंसर का पैटर्न देख रहे थे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा है 20, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा है 15, सही है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा है 10। हर बंदे ने इसी तरीके से सॉल्व किया, हाँ या ना बोल, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, ऐसे ही सॉल्व किया है लेकिन ना? जी ठीक है, मैंने डिवाइड भी करवाया था। डिवाइड भी करवाया था। वो तो तुमने ऑपरेशन चेंज किए हैं ना, लेकिन क्या किसी बंदे ने नोट किया कि नंबर किस पैटर्न ही सीक्वेंस से जा रहे हैं? पैटर्न चेक किया था किसी ने? मैंने अगर शुरू में चेक करा था अगर तब में रहने नहीं दे। आया, समझ में नहीं आया था। नहीं किया। यही तो जानी सिखा रहा हूँ, इसी के तो पैसे हैं, यही तो तुम्हारी क्वेश्चनिंग माइंड कहलाती है, यही तो कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, इसी यही तो बंदे होते हैं जो बोलते हैं यार एक क्वेश्चन में मसला है, क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो क्या आंसर होता, क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर दूं मैं तो क्या बनेगा। ठीक है, व्हाट इफ अगर हम इसको चेंज कर दें, व्हाट इफ अगर हम उसको चेंज कर दें। ठीक है, थोड़ा सा कंडीशंस को भी चेंज करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवालात में अगर आपको चीता होना है, ओवरऑल अगर आपको चीता होना है, अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी चीता होना है, तो आपको एक स्केप्टिसिज्म अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, खैर एनीवेज बैक टू द टॉपिक। बहुत इंग्लिश टॉपिक ले आए सर। खैर, अच्छा भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम सबको समझ में आता है? अच्छा भाई, उसके बाद सीन क्या चलेगा? मैंने कहा भाई आपके पास एक इक्वेशन है, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं केसी का फॉर्मूला। तुम लोग चाहो तो ड्राइव करो, चाहो तो ना करो, मैं वर्डिंग तो लिखूंगा नहीं। ठीक है, सिर्फ समझ लो काफी होगा। a प्लस बी डबल एरो c प्लस डी, ऐसा ये इक्वेशन क्या डिपिक्ट करती है? जल्दी से बताओ, डिपिक्ट मतलब ये इक्वेशन क्या बताती है? म्यूट ही नहीं करेगा खुद को, बोलेगा बच जाऊंगा मैं इससे। बता, जल्दी से बता। बस लीव कर दिया, भाग गया। खैर, हाँ जी, बात कबीर में से कोई बंदा बता दे जल्दी से, ये इक्वेशन क्या डिपिक्ट ये करती है? रिवर्सिबल है। सर ये इक्वेशन Reversible। अबे थोड़ा अच्छे से बताना, पढ़ा लिखा आदमी है, कैसे बताएगा? सर दो रिएक्टेंट्स हैं, अब बताना शुरू कर, मैंने हिंट दे दी है। बताओ ना। कपड़े लटका अंदर 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट्स हैं और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बिल्कुल बेहतरीन, कपड़े नहीं लटकाने यहाँ पे। अच्छा, a प्लस बी सर डबल एरो c प्लस डी, सर दो आपके पास रिएक्टेंट से a और b, जिससे आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है COD। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इट इज मतलब ये यहाँ पे इम्प्लाइड है कि
कि कभी भी आपके पास कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा, ना ही प्रोडक्ट फाइनल होगा ना ही रिएक्टेंट फाइनल होगा, बल्कि ये इंटरचेंजेबल होगा। कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ में आती है? मैं कह रहा हूँ बेटा, अज्यूम करो यहाँ पे आपके पास इन दोनों के पास कोई मोल भी तो होंगे। मैंने कहा ए के पास x मोल है, बी के पास y मोल है, सी के पास m मोल है और डी के पास n मोल है। मोल पता है ना सबको, तादाद, क्वांटिटी जो मौजूद है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, मोल समझा चुका हूँ तुम लोगों को पहले मैं डिटेल में क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन वाली इसमें इस वाली इक्वेशन में ये थे आपके पास मोल। यहाँ पे मोल कितने थे? यहाँ पे मोल आपके पास हाइड्रोजन के कितने? 3 मोल थे। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मोल थे, अमोनिया के, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास मोल है। अच्छा भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत, ठीक है, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? जल्दी से बताओ, ये बात अभी तुमने रीड किया है। बताओ, याद है हम हमेशा, मैं जितना जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा तेजी से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं याद है आपको हमेशा जब भी स्टेटमेंट बताता था लॉ ऑफ मास एक्शन की, हमेशा एक वर्ड खाता था जानबूझ के, प्रोडक्ट खाता था। ठीक है, आज वो प्रोडक्ट लगा देता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देखो उसकी लॉजिक क्या थी। हमारे पास स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ मास एक्शन की, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जितनी ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जितनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट आएगा। सर ये क्या बात हुई, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट? बेटा यही तो बात हुई, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सबको बात समझ में आती है? तुम मुझे बताओ कबीर, अपना माइक अनम्यूट करके, कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। सर इसका मतलब जब हम रिएक्टेंट्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और रिएक्शन। अगर तुम प्रोडक्ट को कंसीडर कर लोगे तो तुम प्रोडक्ट से आगे तो जा नहीं सकते ना, प्रोडक्ट के आगे खाई है, प्रोडक्ट से पीछे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट को अगर कंसीडर करोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। वेरी गुड, ठीक है, सही है। मुंह से सुपारी निकाल के बात करो। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बैकवर्ड। हाँ, बैकवर्ड। अब मेला भी बंदे को नहीं बोला था। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई कंसीडर फॉरवर्ड रिएक्शन, अच्छा भाई, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो हम रिएक्टेंट्स को कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। मैं रेट की जगह आरएफ लिख रहा हूं। सर व्हाट इज आर? आर फॉर रेट, बट व्हाट इज एफ? ठीक है, एफ फॉर फॉरवर्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए के और कंसंट्रेशन ऑफ बी के। सर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, ये हो गई पावर एक्स, ये हो गई पावर वाई। कोई मसला किसी भी बच्चे को यहाँ पे? कोई मसला? अबे मुंह फड़ दो, जल्दी से बताओ, कोई मसला? नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है, आर एफ इक्वल्स टू क्या आता है? कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सही है, सही है। सर यहाँ पर आर एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर बी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आती है? यहाँ पर एक्स क्या है? मोल ऑफ कंसेंट, मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए का, यानी कि रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, और वाई क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। कोई मसला? ठीक है, बात समझ में आती है सबको? यमुना है, बात समझ में आती है बेटा? समझ आ गई यार। अच्छा भाई, अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कंसीडर फॉरवर्ड, अब कर लो कंसीडर बैकवर्ड रिएक्शन। सर यानी कि बैकवर्ड जाना है आपको, सर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है, तो अब आप किसको लेके आओगे मार्केट में? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, सी और डी की, सी की पावर एम और डी की पावर एन। सर रेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट आर बी, आर फॉर रेट, बी फॉर बैकवर्ड, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया के बी। के बी क्या डिनोट कर रहा है यमुना, तुम बताओ जल्दी से।
rate constant, रेट कांस्टेंट ऑफ backward reaction. वेरी गुड, सही है। अच्छा भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी जुमना, जल्दी से बताओ। क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम अभी पढ़ा है, क्या था वो स्टेट जब Forward reaction जो है वो reversible reaction थी. क्या 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 ये बात कबीर जल्दी से कोई बंदा बता दे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है अभी अभी समझाया छेती से। क्या बोल रहे हैं? वो आवाज नहीं आई, सही से बोलिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम समझाओ क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम अभी अभी बताया था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी से। तो बैकवर्ड सेम हो जाता है ना, स्टेबल। हाँ बिल्कुल बेहतरीन सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। सर इसका मतलब है जितने ज्यादा रिएक्टेंट आगे जा रहा है उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट पीछे भी आ रहा पीछे आ है। रहे हैं। सर क्या मैं बात कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तभी तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव होगी। सर अगर आप ये बात कह सकते हैं, अगर आप RF और आप RB को कंपेयर करा रहे हैं तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि ये बराबर होगा इसके। बिल्कुल मैं ये भी कह सकता हूँ KF इक्वल्स टू सॉरी KF A की पावर X B की पावर Y इक्वल्स टू KB C की पावर M D की पावर N। बेटा KB यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। AX BY यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, कोई मसला बेटा? अच्छा यूं भी हो सकता है, वाह। ऊपर जाऊं ना, आ जाओ। ठीक है भाई। अच्छा भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है सर इस KF और KB को मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या है, जल्दी से बताओ। कबीर बताओ माइक अनम्यूट करके, ये क्या है? सर इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ, जल्दी से बता, आगे बोल, अंग्रेजी में बोल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। अबे अंग्रेजी में बोल यार। ठीक है वैसे तो बहुत बनता है इंग्लिश। सर इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी गुड, सही है। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के रेशियो को मैंने कह दिया KC। सर KC क्या है, व्हाट इज KC? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। सर रेट कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? सही है, तो KC का नाम सुन के परेशान मत हो, कुछ नहीं है, रेशियो है किसका, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। तो मैं KF अपॉन KB की जगह पे क्या लिख दूं, KC। इसका एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर मोल यानी कि और D उसकी पावर N अपॉन A उसकी पावर X B उसकी पावर Y। कोई मसला? ये आपके पास KC का एक्सप्रेशन है। कोई मसला बेटा यहाँ तक? एनी मसला? नो मसला? और नहीं। ठीक है नहीं। यस। अच्छा भाई सर KC की यूनिट क्या होती है, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से अगर आपके पास एग्जांपल है CH3 COO H प्लस C2H5 OH डबल एरो CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो KC क्या बोलता है? सर KC बोलता है कि जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आते हैं, तो प्रोडक्ट कौन है कबीर, जल्दी से बता। सर C3 COO सॉरी CH3 COO C2H5 ऊपर आ गए और H2O ऊपर आ गया। इनकी पावर क्या है, 1 1, तो पावर से कोई फर्क पड़ना है कबीर? नहीं। नो। अगर पावर 2 या 3 होती तो फर्क पड़ता, तब हम लगाते भी। मेहमान आए हुए किसी के घर पे, किसके घर मेहमान आए हुए, क्या चिल्लम चिल्ला कहाँ पे हो रही है? जुमना ये आपके घर से आ रहे हैं, बात आपके घर पे मेहमान है? मैं तो अपने घर पे तो अपने मैं घर तो पे अपने नहीं घर हो? पे ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा कैफे पे। नहीं, मैं कबीर क्या। अच्छा 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 खैर,
सर ये आपके पास केसी का फॉर्मूला होता है सिंपल। सर आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब होती है। क्या होती है सर? ये आपने CH3COO की लिखी, H2O की भी सर सेम यूनिट होगी अपॉन C, इसकी भी सेम यूनिट होगी एसिटिक एसिड की, इसकी भी सेम यूनिट होगी। तो बताओ केसी की यूनिट क्या होगी? बहुत बड़ी यूनिट होगी ना केसी की, या मोल सर पर डीएम क्यूब यूनिट से ही नहीं होगी। मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर केसी की यूनिट क्या होगी? जो भी नहीं, नो यूनिट। 1 होगी। ठीक है सर, कब 1 होगी? जब आपके पास दो रिएक्टेंट होंगे, दो प्रोडक्ट होंगे, और आपके पास क्या कहते हैं दोनों के मोल जो है वो 1 होंगे। अगर किसी की भी पावर चेंज होगी तो हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक का रिवाइज करके आना। ठीक है, कल या मैथ्स की या केमिस्ट्री की क्लास लगा दूंगा, जिसका रिजल्ट आएगा लगा दूंगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, छुट्टी करो। रिपीट करते हैं सर, लाइट चली गई थी। एसन 12:41। अब माइक अनम्यूट करके बोलना था ना, रिकॉर्डिंग लिख लेना।